जय हिंद प्यारे साथियों, आपका अपने परिवार ड्रीम एकेडमी बाई अंकित सर में हार्दिक स्वागत है। प्यारे मित्रों, आई थिंक हम आज रेलवे ग्रुप डी के लिए आरआरबी ग्रुप डी के लिए हम बात कर रहे हैं। ग्रुप डी के लिए हम केमिस्ट्री पढ़ रहे थे। कौन सा सब्जेक्ट हम पढ़ रहे हैं? तो हम केमिस्ट्री को पढ़ रहे थे। चलिए, अगर हम केमिस्ट्री के बारे में बात करें तो हम आई थिंक हमारा ये आज 8वां चैप्टर है। कौन सा चैप्टर है? तो 8वां चैप्टर है। आज इस 8वें चैप्टर में हम बात करेंगे पॉलीमर के बारे में, यानी पॉलीमर यानी बहुलक के बारे में। यहाँ से एक दो प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण बनते हैं जो आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो सभी साथी सेशन के साथ जुड़ जाएंगे, अपने मित्र भाई बहन में शेयर करके आ सकते हैं। चलिए, हम इसका पीडीएफ भी मिलेगा, उसके बारे में हम लास्ट में बताएंगे। आइए हम बात करते हैं। देखिए, पॉलीमर जो ये है दो शब्द से मिलकर बना है। पहला है पॉली और दूसरा है मर। पॉली का अर्थ होता है बहुत, मर का मतलब होता है इकाई, यानी बहुत सारी इकाइयों से मिलकर जो यौगिक बनता है उसे ही बहुलक कहा जाता है। अब यहाँ पे परिभाषा बन गई, जब बहुत सारी कार्बनिक इकाइयां मिलकर एक यौगिक बनाती हैं तो इसे बहुलक कहते हैं। ठीक है, तो बहुलक क्या होगा? तो बहुत सारे कार्बनिक इकाई मिलेंगी, कार्बनिक इकाई मिलेंगी और एक नया यौगिक बना देंगी जिसे हम क्या कह देंगे? पॉलीमर। देखिए, इसके बारे में सबसे पहले 1833 में बर्जीलियस ने बताया था। पॉलीमर के बारे में सबसे पहले किसने बताया? तो इसको आप यहाँ से याद रखेंगे, बताया था। इसके बारे में इसका यूजेस क्या है, ये कैसे निर्माण होता है, इन सब के बारे में जो बताया था 1833 ईस्वी में किसने? बर्जीलियस ने बताया। तो इस वजह से इंपॉर्टेंट हो जाता है। जैसे हम बात करेंगे पॉलीथीन, पॉलीथीन का आप यूज लेते हैं, आपको पता होना चाहिए पॉलीथीन बहुत सारे बहुलकों से मिलकर बनता है। देखिए, अगर हम बात करेंगे, पॉली मतलब होता है बहुलक, बहुत, पॉली मतलब क्या हो जाएगा? बहुत हो जाएगा। और इसमें कौन सा बहुत बहुलक मिला है, यानी कौन सी इकाई है? तो हम बताएंगे एथीन इकाई मिली हुई है। अब एथीन का फार्मूला क्या होता है? C2H5। अगर वहीं पॉलीथीन का फार्मूला पूछ लिया जाए तो C2H5। अब इसमें हम यन लगा देंगे। क्यों यन लगा देंगे? क्योंकि यह कितनी बार रिपीट होकर पॉलीथीन का निर्माण हुआ होगा। एथीन का बहुत बार जब रिपीट किया गया होगा, दोहराया गया होगा, मिलाया गया होगा, तब जाकर किसका निर्माण हुआ होगा? पॉलीथीन का निर्माण हुआ होगा। आई थिंक आप बहुलक क्या होता है इसके बारे में बहुत अच्छे से समझ चुके। बहुलक बहुत सारी इकाइयों से मिलकर एक यौगिक जो बनता है उसे बहुलक कहा जाता है। आपको बस यहाँ से आपको याद रखना है, इसके बारे में सबसे पहले किसने बताया? तो 1833 ईस्वी में बर्जीलियस ने बताया। और आपको याद क्या रखना है पॉलीथीन के बारे में? पॉलीथीन किससे, किस इकाई की मिल बनी होती है? तो हम बताएंगे एथीन। इसका फार्मूला C2H5 होता है। इसके बारे में हम बात करेंगे। हालांकि आपको फार्मूला निकालना नहीं आता तो हम कार्बनिक यौगिक अगला टॉपिक लेंगे, उसमें हम आपको यह कवर कर देंगे। तो चलिए आगे आते हैं अगली स्लाइड पर। देखिए, हम बात करते हैं पॉलीथीन से रिलेटेड और क्या प्रश्न बनते हैं। अभी हम सारे डिस्कस करेंगे। महत्वपूर्ण प्रश्न, बहुत ज़्यादा आपको इसमें पढ़ना नहीं होता, इंटर का टॉपिक है, लेकिन एक दो प्रश्न बन जाते हैं। इस वजह से हमने यहाँ से 10-15 मिनट की क्लास होगी, पूरा टॉपिक कवर हो जाएगा। पॉलीथीन जो है इथीन इकाई के मिलने से बनता है। किस इकाई के? अभी हमने बताया एथीन इकाई। पॉलीथीन जो है एथीन इकाई, यानी इसमें बहुलक कौन सा मिला होता है? एथीन। बहुलक का परमाणु भार, कोई भी बहुलक होगा, आप चाहे जो बहुलक पढ़ेंगे, चाहे आप टेफ्लॉन बहुलक पढ़ लें, सेलुलोज नाइट्रेट बहुलक पढ़ लें, या डीएनए आरएनए पढ़ लें, इसमें प्राकृतिक रबर के बारे में पढ़ लें, सारे बहुलक का जो परमाणु भार होता है 10⁻³ से लेकर 10⁻7 यूनिट के मध्य होता है। देखिए, ये यूनिट होता है, इसका पूरा नाम डाल्टन मोलिक्यूलर वेट यूनिट होता है। तो इसको भी आप याद रखें। हालांकि ये पूछा नहीं जाएगा, पूछ भी सकता है। मान लीजिए जो है पूछ लिया जाए यूं का पूरा नाम बताइए, तो आप याद रखेंगे यूनिट का जो आप यूनिट पढ़ते हैं ना, इकाई, तो उसका पूरा नाम पूछा जा सकता है, डाल्टन मोलिक्यूलर वेट यूनिट। इसको आप याद रखेंगे। बहुलक बनने की प्रक्रिया को बहुलकीकरण कहते हैं, या प्रक्रिया उच्च ताप और उच्च दाब पर होती है। देखिए, जैसे अभी हमने पढ़ा, पॉलीथीन को बनाया जाता है किससे बनाया जाता है? C2H5 बहुलक से मिलाया जाता है। और इसको मिलाने के लिए लगातार इसमें कई C2H5 जोड़ना पड़ेगा। इसको जोड़ने की जो प्रक्रिया होती है उसी प्रक्रिया को कहते हैं बहुलकीकरण। इसको बार बार, मान लीजिए कोई एक नंबर है, अब आपको एक उसमें एक बार बार जोड़ना पड़ रहा है। ये जो प्रक्रिया आप कर रहे हैं, प्लस चिन्ह लगा रहे हैं, डॉट डॉट बढ़ते चले जा रहे हैं, यानी 303 लिखा तो यानी 303 बार हमने जोड़ा। तो ये जो जोड़ने की प्रक्रिया आप यहाँ देख रहे हैं, ये इसी तरह बहुलक बनाने की जो प्रक्रिया होती है उस प्रक्रिया को कहा जाता है बहुलकीकरण। और इस प्रक्रिया को करने के लिए आपके पास उच्च टेम्परेचर होना चाहिए और उच्च दाब होना चाहिए। अब आपको यहाँ से क्या प्रश्न याद रखना है जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होगा? ये 10⁻³ से 10⁻7 के बीच होता है इसका मान। और इसको यू का जो पूरा नाम है इसको आप याद रखें।
और बहुलकीकरण के लिए क्या हो चाहिए, उच्च ताप चाहिए, उच्च दाब चाहिए, इतना आप यहाँ से याद रख सकते हैं। चलिए इस स्लाइड से बस इतना ही आपको याद रखना है, बस समझते चलेंगे आप पूरी स्लाइड को। बहुलक के प्रकार के बारे में हम बात करेंगे। बहुलक के जो प्रकार हैं, हम सबसे पहले बात करते हैं उत्पत्ति के आधार पर। देखिए हमें दो आधार पर पढ़ना है, एक अंतर आणविक बल के आधार पर, दूसरा उत्पत्ति के आधार पर। अगर उत्पत्ति के आधार पर बात करें तो यह कितने प्रकार का होता है, तो यह 3 प्रकार का होता है। पहला होता है प्राकृतिक बहुलक, दूसरा क्या होता है, तो दूसरा हम बता देंगे मानव निर्मित बहुलक या इसी को कहा जाता है कृत्रिम बहुलक। तीसरा जो होता है अर्ध संश्लेषित बहुलक। इसमें से क्या महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है उसके बारे में भी हम चर्चा कर ही ले तो ज़्यादा बढ़िया होगा। और हाँ, बस आपको सबसे पहले पीडीएफ की बात कर ले। पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, टेलीग्राम पर मिल जाएगी। अब डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया जाएगा, वहाँ से आप जा सकते हैं, या यूट्यूब के अबाउट सेक्शन में जाएंगे, अबाउट सेक्शन में तो वहाँ पर आपको इंस्टा का भी लिंक मिलेगा, वहाँ पर भी हमें फॉलो करें। व्हाट्सअप का लिंक मिल जाएगा, व्हाट्सअप चैनल वहाँ पर भी जा सकते हैं, और टेलीग्राम का तो लिंक मिलेगा ही, टेलीग्राम पर भी जाकर हमें फॉलो कर सकते हैं। बस इतना ही। आगे हम बात करते हैं अगली स्लाइड पर। हमारे यहाँ पर देखेंगे हम इनके तीनों के बारे में थोड़ा सा कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं उनके बारे में पढ़ ही लेते हैं, फिर उसके बाद बात करेंगे। चलिए यहाँ पर हम कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं उसके बारे में बात कर लें। सबसे पहले हम देखेंगे प्राकृतिक बहुलक, हमने बात की किस आधार पर, तो हम बात कर रहे हैं उत्पत्ति के आधार पर। कौन सा, पहला है प्राकृतिक बहुलक, दूसरा है कृत्रिम बहुलक, तीसरा है अर्ध संश्लेषित बहुलक। देखिए बहुत स्पीड के साथ ये सारे टॉपिक आपको कवर करा दिए जा रहे हैं, इतना स्पीड से तो आप किसी यूट्यूब चैनल पर किसी पेड बैच में भी नहीं पाएंगे। चलिए हम बात करते हैं प्राकृतिक बहुलक के बारे में। ये बहुलक प्रकृति से प्राप्त होता है, तो ये तो निश्चित ही जानते होंगे, बस आपको याद रखना है जो प्रोटीन होता है, प्रोटीन हमें कहाँ मिलता है, प्राकृतिक से ही तो मिलता है। सेलुलोज जो होता है, सेलुलोज पेड़ पौधों में पाया जाता है, पेड़ पौधों में कोई बनाता थोड़ी है, पेड़ पौधे अपने फतह बनाते हैं, तो ये प्राकृतिक बहुलक हो गए। डीएनए में भी पाया जाता है, आरएनए में भी पाया जाता है, और जो प्राकृतिक रबर है इसमें भी पाया जाता है। प्रोटीन के बारे में, सेलुलोज के बारे में, डीएनए और आरएनए के बारे में हम इसका डिस्कस पढ़ेंगे बहुत डिटेल से, जो है मित्र बायोलॉजी सेक्शन में पढ़ेंगे, जबकि प्राकृतिक रबर के बारे में आगे हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, आगे हम इसके बारे में पढ़ेंगे, बस आपको प्रोटीन, सेलुलोज, डीएनए और आरएनए के बारे में हम बायोलॉजी सेक्शन में पढ़ेंगे। केमिस्ट्री समाप्त होते हुए 2 चैप्टर और बचते हैं, उनको खत्म करने के बाद हम उसमें चर्चा करेंगे। चलिए अगला है कृत्रिम बहुलक। कृत्रिम बहुलक क्या होता है, ये बहुलक लैब में तैयार किए जाते हैं, यानी ये मानव द्वारा बनाए जाते हैं। ठीक है, तो ये कहाँ पर तैयार किए जाएंगे, लैब यानी प्रयोगशाला में तैयार किए जाते हैं। जैसे आप सुनते होंगे पीवीसी, पीवीसी बना कहाँ उपयोग होता है बताएंगे, पीवीसी पाइप है ना, पाइप बनाने में इसका प्रयोग किया जाता है। पॉलीथीन, जो आप पॉलीथीन देखते हैं, इसका टेफ्लॉन और बैकेलाइट, इस पूरा इनके बारे में डिटेल से अध्ययन करेंगे, ये क्या होते हैं, कैसे इनका उपयोग है, यहाँ से क्या प्रश्न बन जाते हैं। चलिए अगला है अर्ध संश्लेषित बहुलक। एक प्राकृतिक और कृत्रिम बहुलक का मिश्रित रूप है। थोड़ा सा प्राकृतिक बहुलक लिया जाएगा, थोड़ा सा कृत्रिम बहुलक, दोनों को मिला के एक नया बहुलक बनाया जाएगा, जिसे अर्ध संश्लेषित बहुलक कहते हैं। इसमें केवल आपको एक ही याद रखना है, सेलुलोज नाइट्रेट। किसको याद रखना है, सेलुलोज नाइट्रेट। अब यहाँ से प्रश्न कैसे बनता है, पूछेगा पॉलीथीन किस प्रकार का बहुलक है, प्राकृतिक बहुलक, कृत्रिम बहुलक, अर्ध संश्लेषित बहुलक, संश्लेषित बहुलक, ऐसे 4 ऑप्शन देगा। तो अब आपको पहचानना होगा कौन सा बहुलक होगा, तो पॉलीथीन कृत्रिम बहुलक होगा। पीवीसी में कौन सा बहुलक होता है, तो ऐसे आप पूछा जाएगा। अब इसमें जैसे पूछ लिया जाए पॉलीथीन में कौन सी एकलक इकाइयाँ होती है, तो अभी हमने बताया था C2H5 एथिलीन क्या होता है, तो हमने इसके बारे में अभी आपको बताया था कि एथीन होता है। कौन सा होता है, एथीन होता है। तो ऐसे हम आगे इसके बारे में बात करेंगे, कौन कौन सी इकाइयाँ पाई जाती हैं उसके बारे में भी आगे डिस्कस करने वाले हैं। चलिए अभी 11 स्लाइड हैं, हमने चौथी स्लाइड को पढ़ा अभी तक। आइए आगे हम बात करते हैं, 5वीं स्लाइड पर आते हैं। 5वीं स्लाइड में देखिए यहाँ पर अगला हम आधार लेते हैं, किस आधार पर, बहुलक के प्रकार, तो अंतर आणविक बल के आधार पर बहुलक के प्रकार के बारे में हम बात करने वाले हैं। किस आधार पर, अंतरा आणविक बल के आधार पर। ये 4 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का, तो 4 प्रकार का। बस आपको यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देना है, बाकी बहुत यहाँ पर रटने की आवश्यकता आपको नहीं पड़ेगी। आप सुने होंगे थर्मोप्लास्टिक बहुलक, इसको हिंदी में कहा जाता है ताप संघट्य बहुलक। दूसरा है थर्मोफिटिंग बहुलक, ताप दृढ़ बहुलक। फाइबर बहुलक यानी रेशा बहुलक इसे कहते हैं। यहाँ पर क्लियर ना दिख रहा होगा तो यहाँ पर देख लें, इसको क्या कहा जाएगा, रेशा बहुलक। कौन सा बहुलक, रेशा बहुलक। अगला है इलास्टिक बहुलक यानी प्रत्यास्थ बहुलक इसको कहते हैं। चलिए हम पहले इलास्टिक बहुलक के बारे में बात करें। लास्टिक आप सुने होंगे ना, लास्टिक यानी
इसमें क्या होता है, इसमें बल लगाने पर इनका आकार बदल जाता है। जैसे रबड़ हो गया, देखते होंगे रबड़ जब आप खींचते हैं तो क्या होता है, उनका आकार बदल जाता है। पहले छोटी सी होती है, अगर उनको खींचा जाए तो वो क्या हो जाती हैं, बड़ी हो जाती हैं। तो इसको कहा जाता है इलास्टिक। और कई लोग गांव की भाषा में बोलते हैं, अपने यहाँ बोला भी जाता है लास्टिक है, लास्टिक है, लास्टिक, लास्टिक बोलते हैं। इलास्टिक शुद्ध उच्चारण तो इलास्टिक होता है, लेकिन उसको क्या कहते हैं, इलास्टिक है, लास्टिक है। तो लास्टिक जो रबड़ आप देखते हैं तो उनका प्रयोग किया जाता है, रबड़। अगला है फाइबर बहुलक, जिसे रेशा बहुलक कहते हैं। इस बहुलक का प्रयोग कपड़ा बनाने में किया जाता है, जैसे पॉलिस्टर का, नायलॉन का कपड़ा आता है, टेरिलीन का कपड़ा आता है ना। नायलॉन का कपड़ा बहुत सुने होंगे, नायलॉन का टायर भी बनता है, ये सब इसमें आ जाते हैं फाइबर बहुलक में, जिसे रेशा बहुलक कहते हैं। अब ये बचते हैं थर्मोप्लास्टिक बहुलक और थर्मोसेटिंग बहुलक। इसमें बात करें, थर्मोप्लास्टिक की बात करते हैं। थर्मोप्लास्टिक बहुलक जो होता है, इसको गर्म करने पर अपना आकार बदल देते हैं, और गर्म करने पर आकार बदल देते हैं। गर्म करने पर ये मुलायम होते हैं, लेकिन ठंडा होते ही क्या हो जाते हैं, कठोर हो जाते हैं। जैसे पॉलीथीन, आप पॉलीथीन देखे होंगे गांव में, तो निश्चित ही इसका प्रयोग आप सभी किए होंगे। बचपन में जब आप देखते होंगे, आग के समय जब अलाव जलाया जाता था, अलाव के समय क्या करते थे, प्लास्टिक को ले आते, उसमें पिघलाते थे, जलाते थे, वो पिघल जाती थी। लेकिन जैसे ही उसको आग से दूर ले जाते, इतना कठोर हो जाती, बहुत ज्यादा कठोर हो जाती थी। तो इस तरह वाले जो प्लास्टिक होते हैं उन्हें थर्मोप्लास्टिक कहा जाता है। आगे हम बात करते हैं थर्मोसेटिंग बहुलक, यानी ताप दृढ़ बहुलक। या बहुलक का आकार परिवर्तन नहीं होता, इसमें बहुलक का आकार परिवर्तित नहीं होगा, खराब हो जाएंगे। जैसे टेफ्लॉन है, पीवीसी पाइप है, पीवीसी पाइप है, देखिए उनका क्या होता है, आकार नहीं परिवर्तित होता, वो खराब हो जाती हैं। बेकेलाइट ये होते हैं। चलिए आगे हम बात करते हैं। अब हम बहुलकों की महत्वपूर्ण इकाइयां कौन कौन सी हैं उनके बारे में चर्चा कर लेते हैं, क्योंकि बहुलकों की महत्वपूर्ण इकाइयों से बहुत प्रश्न बनते हैं। चलिए यहाँ पर हम बात करेंगे, सबसे ज्यादा हमें जो पढ़ना है पॉलीथीन के बारे में पढ़ना है। चलिए हम पॉलीथीन के बारे में बात करते हैं। पॉलीथीन, चलिए यह एक अपघटनीय बहुलक है। अपघटनीय का बहुलक का मतलब है इसको नष्ट नहीं किया जा सकता। आप देखते होंगे भारत सरकार क्या करती है, पन्नी के प्रयोग पर रोक लगाने का प्रयास करती है, लेकिन इतना ज्यादा यूजफुल है, इसका रोक नहीं लग पाती। दरअसल इसको क्या किया जा सकता है, इसको नष्ट नहीं किया जा सकता। अब जब नष्ट नहीं किया जा सकता तो ये पेड़, ये मान चलिए जानवरों के लिए नुकसानदायक है, जानवर खा लेते हैं उसमें, और खेती के लिए भी नुकसानदायक है। जहां पर पड़ जाती है वहां पर भी जो है नष्ट नहीं होती। इसका एकलक इकाई जो अभी हमने बात की थी, एथीन होता है, जिसका फार्मूला C2H4 है। क्या है, C2H4 होगा। चलिए शायद हम बोलते चले आ रहे हैं C2H5 है ना, तो H4 होता है, उसको आप सुधार कर लें, करेक्शन कर लें। चलिए हम इसको सुधार कर देते हैं, यहाँ पर हम कई बार बोल चुके, तो सही है मित्र, ये 4 होता है, 5 नहीं। तो इसको आप सुधार कर लें। चलिए इसको आप सुधार कर सकते हैं। चलिए हम कहाँ पहुंचे थे, यहाँ पे पहुंचे थे। C2H4 होता है, 5 नहीं होता। ये दो प्रकार के होते हैं। पॉलीथीन जो होती है दो प्रकार की होती है, एक तो कम घनत्व वाली होती है, यानी LDP जिसे कहते हैं, लो डेंसिटी पॉलीथीन, कम घनत्व वाली पन्नी। दूसरा यह होता है HDP, अधिक घनत्व वाली, यानी हाई डेंसिटी पॉलीथीन। देखिए जो लो वाली होती है, इसका पॉली बैग, यानी कुछ सामान लाने के लिए जो पॉलीथीन प्रयोग किया जाता है, खिलौने बनाने के लिए प्रयोग इन सब का किया जाता है। और जो अधिक घनत्व वाली होती है, इनको मजबूती के लिए बनाया जाता है। जैसे डस्टबिन आप देखे होंगे, प्लास्टिक के डस्टबिन होते हैं, बकेट होती हैं, बाल्टियां होती हैं, या आप जो देखे होंगे टंकी होती हैं प्लास्टिक वाले, ड्रम टाइप, वो सब इसमें प्रयोग किए जाते हैं। इसी क्रम में हम आगे बात करते हैं। अगला हमारा है PVC। PVC के बारे में हम बात करते हैं। चलिए PVC के बारे में हम बात करें। PVC को पॉलीविनाइल क्लोराइड कहा जाता है। इसमें एकलक इकाई जो है विनाइल क्लोराइड होता है। क्या होता है, विनाइल क्लोराइड। इसका दूसरा नाम जो होता है क्लोरोएथीन C2H3Cl होता है, इसको आप याद रखें। इसका यूज जो होता है पाइप बनाने में, पैराशूट बनाने में, रेनकोट बनाने में इसका उपयोग मुख्यतः किया जाता है। इसको आपको याद रखना, बस आप इतना ही तैयार करें, बस आपके लिए इतना ही इसमें काम है। ठीक है, तो आगे हम बात करते हैं। अगला हमारा है रबड़। रबड़ से बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न बनेंगे, यहाँ पे आप देखेंगे। रबड़, रबड़ के बारे में बात करें,
या प्रत्यास्थ बहुलक है। अभी हमने जैसे बताया कि यह कौन सा बहुलक होता है, प्रत्यास्थ बहुलक का उदाहरण है, तो इसको आप याद रखेंगे। अभी हमने बहुलक के प्रकार में कौन सा बताया था, प्रत्यास्थ बहुलक यानी इलास्टिक बहुलक। इसका एकलक इकाई जो होता है आइसोप्रीन होता है। आइसोप्रीन, इसी आइसोप्रीन को क्या कहा जाता है, प्राकृतिक रबर कहते हैं, या लेटेक्स नामक पदार्थ से बनता है। आप देखते होंगे बुक में, आपने देखा होगा दूध जैसे निकाला जाता है। इसका जो होता है दूध, बचपन में बता दिया गया, तो दूध में वो पेंसिल का जो छीलन होता है उसको डाल के बना देते हैं, प्लास्टिक बनाई जा सकती है, तो वो सब गलत बातें हैं। लेटेक्स होता है, लेटेक्स दिखने में दूध के जैसे, एक लिक्विड के जैसे होता है, उसी से इस आइसोप्रीन आइसोप्रीन रबर को तैयार किया जाता है। इसका जो फार्मूला होता है C5H8 होता है। ये रबर के जो होते हैं टाइप 4 होते हैं। पहला टाइप कौन सा है, आइसोप्रीन है। इसी को प्राकृतिक रबर कहा जाता है। नियोप्रीन, ब्यूनायन, ब्यूनायस, ये 3 होते हैं कृत्रिम रबर। इन्हीं 3 का ही प्रयोग रबर के रूप में हम कर पाते हैं। इन 2 का तो करते ही नहीं, पहले वाले का यानी प्राकृतिक रबर का यूज तो हम करते नहीं। क्यों, क्योंकि यह लिक्विड का अवस्था में होता है। लिक्विड अवस्था का कौन प्रयोग करता है रबड़ के रूप में। तो अब जैसे आप देखते होंगे जो हमारा मिल्क होता है, मिल्क में तरह तरह के आइटम मिलाकर अलग अलग प्रकार की मिठाइयाँ बनाई जाती हैं, कई प्रकार की मिठाइयाँ बन जाती हैं। उसी तरह ये जो आइसोप्रीन है, आइसोप्रीन में नए नए पदार्थ मिलाकर ये नियोप्रीन बनाया जाता है, ब्यूनायन बनाया जाता है, ब्यूनायस बनाया जाता है। इन्हीं तीनों प्रकार की रबड़ का हम उपयोग करते हैं, इसको आप याद रखें। चलिए आगे हम बात करते हैं इसी क्रम में। इसमें आता है रबड़ का वल्कनीकरण। बहुत ही इंपॉर्टेंट है रबड़ का वल्कनीकरण, आपको पढ़ना चाहिए और इसको आप याद रखेंगे। देखिए रबड़ का वल्कनीकरण क्या होता है। जो हमारी प्राकृतिक रबड़ आपने अभी पढ़ा, जो आइसोप्रीन होती है, ये कैसे होती है, मुलायम होती है। हम बता चुके, लिक्विड अवस्था में पाई जाती है, एकदम मुलायम। अब ये मुलायम से इसे क्या बनाना पड़ता है यूज करने के लिए, कठोर बनाने के लिए जिससे इसका उपयोग किया जा सके। इसमें सल्फर, इसे क्या किया जाता है, आइसोप्रीन को क्या किया जाएगा, आइसोप्रीन को सल्फर के साथ गर्म किया जाएगा। सल्फर, और किसके उपस्थित में, जिंक ऑक्साइड के उपस्थित में इसको गर्म किया जाएगा। तब ये रबड़ जो आइसोप्रीन है, ये आइसोप्रीन उपयोग में ली जा पाएगी। तो यही बात कही गई है, प्राकृतिक रबड़ जो आइसोप्रीन है, इसको मुलायम से कठोर बनाने के लिए जिससे इसका उपयोग किया जा सके, यानी आइसोप्रीन का उपयोग किया जा सके, इसे सल्फर के साथ गर्म किया जाता है। इसी प्रक्रिया को वल्कनीकरण कहते हैं। इसमें सल्फर जो मिलाई जाएगी 3 से 5% तक होगी, और 373 केल्विन या 100 डिग्री सेल्सियस ताप पर इसको गर्म किया जाएगा। किसकी उपस्थित में, जिंक ऑक्साइड की उपस्थित में इसको गर्म किया जा सकता है। अब आपके एग्जाम में यही से प्रश्न बनेगा, किसके साथ आइसोप्रीन को गर्म किया जाता है, तो सल्फर। कितना मात्रा होती है, 3 से 5% तक मात्रा सल्फर की होती है, बाकी आइसोप्रीन होता है। कितने डिग्री सेल्सियस ताप पर, 373 डिग्री सेल्सियस, 100 डिग्री सेल्सियस ताप पर, और 373 केल्विन ताप पर। या किसके पूछा जा सकता है, किस की उपस्थित में गर्म किया जाता है, तो जिंक ऑक्साइड की उपस्थित में। या किस धातु की उपस्थित में, जिंक की उपस्थित में। तो ऐसे प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, तो इसको आप याद रखें। अब 2 स्लाइड और बचनी है, बहुत छोटी छोटी स्लाइड हैं, उनको देख लें, फिर उसके बाद हम पीडीएफ की बात करेंगे और अपने सेशन को यहीं पर समाप्त भी कर देंगे। चलिए आगे हम बात करते हैं। अगला है नायलॉन। नायलॉन के बारे में बात करेंगे। इसको मोस्ट इंपॉर्टेंट कैटेगरी में रखें। क्यों, इसकी खोज जो हुई थी WH कैराथर्ड ने 1931 में की। आप जानते हैं नायलॉन न्यूयॉर्क और लंदन, कह सकते हैं दो शहरों में इसकी खोज हुई। इसे ही 2 शहरों को जुड़वा शहर कहा जाता है। कहाँ के हैं, इंग्लैंड, न्यूयॉर्क और लंदन। अब जुड़वा शहर, भारत का जुड़वा शहर किसे कहते हैं, इसे आपको कमेंट में बताना है। चलिए आपको हम एक करंट का काम दे रहे हैं, इसको बताना है कमेंट में, भारत का जुड़वा शहर किसे कहते हैं। चलिए न्यूयॉर्क और लंदन में इसकी खोज हुई पहली बार नायलॉन की। और याद रखेंगे मानव के द्वारा प्रयोग किए जाने वाला पहला बहुलक कौन सा है, तो नायलॉन है। इस वजह से मोस्ट इंपॉर्टेंट इसको हम कहेंगे, तो इस वजह से आप इसको तैयार करके चलें। अगला आखिरी बचता है, आखिरी के बारे में चर्चा कर लें। हमारा आखिरी है पहला बेकेलाइट, इसे कहते हैं एकलक इकाई। ये मिलकर बनता है फिनाल और फॉर्मल्डिहाइड से मिलकर बनता है। फिनाल का जो फार्मूला होता है C6H5OH होता है, और फॉर्मल्डिहाइड का HCHO होता है। इसका यूज क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक स्विच जो देखे हैं, बटन जिसको कहते हैं,
और बर्तन के जो हत्थे होते हैं जिसमें गर्म ना हो सके, हम पकड़ के उतार सकें, ये सब के लिए प्रयोग किया जाता है बर्तन के हत्थे में। आगे है मीलेमाइन, इसका एकलक इकाई जो है फॉर्मल्डिहाइड, इसका जो फार्मूला होता है HCHO होता है, इसको आप याद रखें। इसका यूज किसमें होता है? बिना टूटने वाले क्रोकरी में। देखे होंगे जैसे कि आप पानी पीने के लिए जो गिलास लेते हैं, गिलास कई कलर के आते हैं, जो कलर वाले गिलास होते हैं ना, वो इसी के बने होते हैं, मीलेमाइन के। तो आई थिंक हमारा ये जो बहुलक चैप्टर है पूरी तरीके से कंप्लीट हो चुका है। बहुलक में अब आपको कुछ नहीं पढ़ना। हमारी केमिस्ट्री की टोटल, केमिस्ट्री में हमने 8 चैप्टर, कितने? 8 चैप्टर पढ़ा दिए हैं। केमिस्ट्री में हमने 8 चैप्टर पढ़ा दिए हैं। और इस क्लास का PDF जो है हमारा टेलीग्राम चैनल है, टेलीग्राम चैनल ड्रीम एकेडमी बाई अंकित सर के नाम से है। उसका लिंक आप चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या अबाउट सेक्शन में जाएंगे यूट्यूब के, वहाँ पे आपको 3 लिंक मिलेंगे। एक तो इंस्टा का लिंक मिलेगा, दूसरा मिलेगा टेलीग्राम का, तीसरा मिलेगा व्हाट्सएप का। आप हमें तीनों जगह से फॉलो कर सकते हैं। बस इस क्लास में इतना ही। हम ग्रुप डी के लिए, हम RRB ग्रुप डी के लिए पूरी तरीके से साइंस को कवर कर लेंगे, क्योंकि साइंस ही है जो सिलेक्शन दिलाएगी। मिलेंगे अगली क्लास में। इस क्लास में इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद।